ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा। आप सभी ये देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। गोलियां कम है मेरे पास, और ये देखिए कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर है, काजी का सिलेंडर। या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उस पर हत्या, लूट, गैंगस्टर और रंगदारी के दर्जनों मुकदमे हैं, तो भी क्या पुलिस उसे गोली मार सकती है? बहुत से लोग कहेंगे हाँ, लेकिन फिर भी एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस ही तय करेगी कि कौन अपराधी है कौन नहीं, तो फिर अदालतों की क्या आवश्यकता है? जज क्यों हैं, गवाह क्यों हैं और संविधान क्यों है? बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। आज हम समझेंगे कि एनकाउंटर आखिर होता क्या है, भारतीय कानून इसे कैसे देखता है, कब एनकाउंटर कानूनी होता है यानी कि लीगल, और कब ये एनकाउंटर फर्जी या फिर इल्लीगल माना जा सकता है, कब ये एनकाउंटर अवैध या फिर इल्लीगल माना जा सकता है। और हम साथ में बात करेंगे साल 2014 के उस केस की भी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन तय की थी। सबसे पहले समझते हैं एनकाउंटर क्या है। कानून में एनकाउंटर शब्द की कोई अलग से परिभाषा नहीं है। ये पुलिस और संदिग्ध अपराधी के बीच हुई एक ऐसी मुठभेड़ है जिसमें गोलीबारी हो और किसी की मृत्यु हो या फिर कोई गंभीर रूप से घायल हो। यानी एनकाउंटर कोई कानूनी प्रोसेस नहीं है, ये केवल एक घटना का वर्णन होता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार केवल अदालत को है। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है, सजा देना नहीं। इसीलिए एनकाउंटर का जिक्र कहीं भी लीगल प्रोसेस के रूप में नहीं है। फिर पुलिस गोली कब चला सकती है, यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु आता है। पुलिस को असीमित शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन कानून पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आरोपी हथियार से हमला कर रहा हो, पुलिस की जान खतरे में हो, किसी नागरिक की जान बचाना आवश्यक हो, आरोपी खतरनाक हथियार से हमला कर रहा हो, तो पुलिस आवश्यक बल प्रयोग कर सकती है। और यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि जान बचाने के लिए गोली चलाना ही अंतिम विकल्प हो, तब घातक बल प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी हर पुलिस फायरिंग अवैध नहीं होती, हर एनकाउंटर भी अवैध नहीं होता, लेकिन उन सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ता है। एनकाउंटर कब कानूनी माना जाता है? अगर जांच में ये साबित हो जाए कि आरोपी ने पहले हमला किया, पुलिस पर वास्तविक खतरा था, आत्मरक्षा आवश्यक थी, पुलिस प्रयोग अनुपातिक था, घटना की निष्पक्ष जांच हुई, तो ऐसा एनकाउंटर लीगल माना जा सकता है। अब जानते हैं एनकाउंटर कब फर्जी माना जाता है। अगर आरोपी पहले से हिरासत में था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके पास हथियार नहीं थे, खतरा समाप्त हो चुका था, या फिर बाद में सबूत गढ़े गए, स्वतंत्र जांच में पुलिस की कहानी गलत पाई जाए, तो ऐसी स्थिति में ये मामला पूरी तरीके से इल्लीगल हो जाता है। जैसे कि भरत तिवारी केस में भी यही हुआ। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि भरत तिवारी ने अपनी गन को पुलिस की तरफ फेंक दिया था, उसके बाद उसके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई। हालांकि इस पर अभी निष्पक्ष जांच होना बाकी है, पूरी घटना आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये एनकाउंटर संदेह के घेरे में है। अगर एनकाउंटर फेक पाया जाता है तब क्या होता है? पुलिस अधिकारी उस एनकाउंटर के अंदर मौजूद होते हैं, जो इस काम को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब जानते हैं कि संविधान क्या कहता है। यहाँ आता है भारत के संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब कानून ही उसको सजा दे सकता है या फिर जो उसके अधिकार हैं उनको छीन सकता है, वो भी लीगल प्रोसेस के थ्रू। ये अधिकार केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं, ये अधिकार अपराधियों के या फिर जो आरोपी हैं उनके लिए भी होते हैं, क्योंकि अदालत से पहले कोई भी व्यक्ति केवल आरोपी होता है, दोषी नहीं।
लेकिन फिर भी कई ऐसे विवादित एनकाउंटर हैं जिनके अंदर पुलिस की भूमिका को संदेह से देखा गया। ठीक ऐसे ही साल 2014 में इसी तरीके के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस केस को PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। इसी में दी गई गाइडलाइंस ने देश में एनकाउंटर के मामलों की जांच का एक ढांचा तय किया था। मामला शुरू होता है 1995 से 1997 के बीच में, जब मुंबई में बड़ी संख्या में पुलिस एनकाउंटर हुए। कई मामलों में आरोप लगे कि वास्तविक मुठभेड़ हुई ही नहीं बल्कि ये फर्जी एनकाउंटर थे। इसके बाद मानव अधिकार संगठन PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और 23 सितंबर 2014 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16 प्रमुख गाइडलाइंस दी। यदि पुलिस को किसी अपराधी की सूचना मिलती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि ये केवल मौखिक सूचना थी। दूसरी गाइडलाइन क्या है? हर मौत पर FIR दर्ज होगी। अगर एनकाउंटर में मौत होती है तो FIR कंपलसरी मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र जांच होगी। उसी टीम से जांच नहीं कराई जाएगी जिसने गोली चलाई थी। जांच किसी दूसरी एजेंसी या फिर दूसरे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ही की जाएगी। इसके अंदर चौथी गाइडलाइन थी मजिस्ट्रेट जांच। हर एनकाउंटर में अगर डेथ होती है तो उसमें मजिस्ट्रियल जांच होगी। पांचवें पॉइंट के अनुसार ये जो भी मामला हुआ होगा पूरी घटना की जानकारी NHRC को देना अनिवार्य होगा। 6th पॉइंट कहता है एनकाउंटर के मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी होगी। और 7th पॉइंट के अनुसार सभी सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे, जैसे कि हथियार है, कारतूस है, फॉरेंसिक साक्ष्य है, ये सभी संरक्षित रखे जाएंगे। 8th पॉइंट के मुताबिक मृतक के परिवार को जानकारी। 9वें पॉइंट के मुताबिक न्यायिक समीक्षा संभव। मामले को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। अगर किसी परिवार को लगता है कि ये मामला फर्जी था, फेक एनकाउंटर था, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे ही दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाए जाने की भी इस गाइडलाइंस के अंदर बात की गई। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जिनके बाद ये ढांचा तय हुआ कि अगर एनकाउंटर होगा तो उसमें क्या क्या किया जाएगा। साथ ही साथ इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि ये दिशा निर्देश केवल सलाह नहीं है बल्कि ये पूरे देश के लिए बाध्यकारी कानून की तरह लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एनकाउंटर बहुत प्रचलित होने लगे हैं। साल 2017 से साल 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 15,726 से भी अधिक मुठभेड़ें हुई पुलिस की। इसमें 256 कथित हार्डकोर अपराधी मारे गए। इसी तरीके से अब ये मामला असम, पंजाब जैसे दूसरे राज्यों में भी जा रहा है और अब यहाँ पर ये बिहार में भी पहुँच गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक 23 पुलिस एनकाउंटर बिहार के अंदर दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष में ये संख्या काफी कम थी। ऐसे ही असम के अंदर भी 2021 के बाद बहुत पुलिस मुठभेड़ें चर्चा में आई। इतना ही नहीं, इसमें फेक एनकाउंटर और जांच भी शामिल थी। तो इस तरीके से देश भर में ये अलग अलग आंकड़े हैं। हर मामले में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वास्तविक आत्मरक्षा थी या फिर कानून से बाहर जाकर किया गया एक्शन। अब आता है असली सवाल, क्या एनकाउंटर अपराध को रोकते हैं? तो इसमें समर्थक लोग कहते हैं अपराधियों में डर पैदा होता है, संगठित अपराध टूटता है, पुलिस का मनोबल बढ़ता है, और जबकि विरोधी कहते हैं इससे न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होती है, निर्दोष व्यक्ति भी निशाना बन जाते हैं, कई बार पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में सबसे कठिन काम अपराधी के अधिकारों की रक्षा करना होता है, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तो हर कोई करता है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन संविधान कहता है कानून का राज तभी है जब सबसे बड़ा अपराधी भी अदालत तक पहुंच सके। इसीलिए सवाल ये नहीं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि सजा कौन देगा, अदालत या फिर गोली। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।